हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में आपको हम विलेयता के बारे में बता रहे थे, जिसके 2 पार्ट थे। उसका पार्ट 1 हम लेक्चर 6 में बता चुके हैं। लेक्चर 7 में उसी का पार्ट बचा हुआ था, मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ। तो लेक्चर 6 में जो आपको बताए थे वह था द्रव में ठोस की विलेयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के बारे में बताए थे। नाउ टुडे solubility of gases in liquid and Henry's law। आज दूसरा टाइप है द्रव में गैस की विलेयता के बारे में बताना, यानी लिक्विड में गैस घुले रहते हैं उसके बारे में बताना है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको पता होगा, मछली जल में जिंदा रहती है। क्यों? हम सभी को पता है कि जल में आंशिक रूप से जितनी जरूरत है उतना गैस घुला हुआ है। चूंकि जल के नीचे भी पेड़ पौधे होते हैं, वो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, वो भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो वायु में घुली रहती है। उसी से मछलियां जल में जिंदा रहती है। दूसरा, आप लोग यदि ठंडा पीते होंगे कोल्ड ड्रिंक्स, तो उसको जब खोलते होंगे तो देखते हैं कि उससे जब गैस निकलती है तो उससे एक आवाज आता है। वो जब गैस निकलता है तो वो CO2 गैस उसमें भरा हुआ रहता है प्रेशर से। तो हम एक फिगर के द्वारा क्लियर करते हैं। Suppose that इस कंटेनर में पानी है। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर हम प्रेशर लगाते हैं। इसके ऊपर से प्रेशर लगाते हैं तो इसमें वायु के कण, गैस के पार्टिकल्स घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब ऊपर से प्रेशर डाल रहे हैं तब जाकर के गैस के कण द्रव में घुल रहे हैं। तो एनटीपी पर किसी भी लिक्विड में गैस जितना घुला हुआ रहता है वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है लिक्विड में। एनटीपी का मतलब समझ, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, यानी उतना ही सामान्य ताप दाब पर किसी द्रव में गैस की जो मात्रा घुली हुई रहती है वही द्रव में गैसों की विलेयता कहलाता है। इसी से संबंधित नियम दिया था हेनरीज ने, तो उसको हेनरी लॉ बोलेंगे। इसको आगे हम डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले आप इसके बारे में जानेंगे, द्रव में गैसों की विलेयता के बारे में। तो द्रव में जो गैस की विलेयता है वो क्लियर हो गया। द्रव में घुलाना किसको है? गैस को। तो द्रव में गैस कैसे घुलेगा? जब ऊपर से प्रेशर लगाएंगे तो जितना प्रेशर लगेगा उतना ज्यादा गैस घुलेगा। आप एक पानी भर करके बॉटल ले लो, उसमें फूको, तो फूकने से क्या होगा, कुछ मात्रा में आपका CO2 उस बोतल में जाएगा। प्रेशर से जा रहा है ना, अंदर से प्रेशर लगा रहे हैं, उस बोतल में भर रहे हैं, देन जाएगा। तो हम कर सकते हैं जब दबाव बढ़ाते हैं और भी ज्यादा प्रेशर लगा के फूकेंगे तो और भी CO2 अंदर जाएगा। दबाव को बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी। तो आप समझ गए होंगे कि द्रव में गैसों की विलेयता का मतलब क्या हुआ। तो मैं इसका डेफिनेशन भी आपको लिख देता हूं, आप देखेंगे, इसको नोट कर लेंगे भी। एनटीपी पर किसी द्रव में घुले हुए गैसों की मात्रा को द्रव में गैसों की विलेयता कहा जाता है। समझ में आया? एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर जितना घुला हुआ रहेगा उसको हम सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। अब आपको इसका एक बेहतर एग्जांपल भी आपको दे रहे हैं। हम लोग वायु लेते श्वसन क्रिया में, छोड़ते कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायु जब हम लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए वो कहाँ जाता है। वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाके मिलता है, फेफड़ा में जाके हमारे ब्लड मिलता है। वो वहां पर कंप्रेस होता है, तो जितना ज्यादा कंप्रेस होता है उतना ज्यादा मिलता है। फिर वहां से जैसे प्रेशर रिलीज होता है CO2 हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। तो समझ गए होंगे, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो ब्लड में मिलता है। तो ब्लड आपका द्रव है और ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वो गैस है। तो ब्लड में O2 घुल रहा है, जब वहां से प्रेशर रिलीज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो इस तरह से हमारे ब्लड में O2 घुल जाता है। अब इसको कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो इफेक्टिव करता है, यानी
द्रव में गैसों की विलेयता के कुछ कारक हैं जो इसको प्रभावित करती है। तो कौन कौन से कारक हैं? पहला में फैक्टर फॉर affecting of solubility of gases in liquid। दैट्स क्लियर। अब इसके कुछ फैक्टर हैं जो प्रभावित करेगी, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। द्रव में गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, कुछ फैक्टर है जो इफेक्टिंग करते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। पहला इसका हो जाएगा नेचर ऑफ गैस जो सॉल्यूट होगा एंड लिक्विड जो कि सॉल्वेंट होगा। इसको याद रखना जरूरी है, ठीक है। गैस यानी विलय एवं द्रव विलायक की प्रकृति, इसको याद रखना जरूरी है। अब यहां से मैं लेकर आपको चल रहा हूं। आप लोगों को बताए हुए थे लाइक डिसॉल्व, लाइक कौन किसको घोलता है? समान समान को घोलेगा। पिछले वीडियो में ऐसा बताया है, आप देखेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। लाइक डिसॉल्व लाइक, समान समान को घोलेगा, जो कि आपको इससे पिछले वाला वीडियो में बताया। पोलर पोलर में घुल जाता है, नॉन पोलर में आराम से घुल जाता है, जबकि नॉन पोलर वाला पोलर में नहीं घुलता, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। उसी तरह से आपको ये भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, गैस विलय होगा, द्रव विलायक होगा। आपको हम लेक्चर 2 में बताए थे विलयन के प्रकार में, द्रव गैस के बारे में। द्रव जिसमें आपको क्या था? विलायक था, और गैस विलय था। ऐसा हम आपको बताया, लेक्चर 2 में भी देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर बताते हैं कि कैसा नेचर होगा, तो किस तरह से ये सॉल्युबल होगा। सपोज दैट पोलर, जिसको ध्रुवीय बोलेंगे, पोलर सॉल्वेंट होगा, ठीक है, और पोलर सॉल्यूट होगा, यानी ये ए विलायक होगा और ये बी विलय होगा। आराम से ये दोनों जुटेगा, ये सॉल्यूशन आराम से तैयार हो जाता है। लेकिन इफेक्टिव कब होता है उसको समझना इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट यहां पर हम गैस के रूप में लेते हैं HCl को, तो आपको पता है HCl में आंशिक रूप से चार्ज होता है, H+Cl- होता है कि नहीं होता? बिल्कुल आप जान रहे होता है। और H2O को यदि लेते हैं तो H2O में भी आपको पता है इनिशियल फॉर्मेशन में भी चार्ज होता है, H+ और OH क्या चीज? माइनस। अब आपको यहाँ पर ये A हो गया, विलायक हो गया, और ये B विलय हो गया, ये दोनों को मिलाएंगे तो ये दोनों के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो काम करेगा। ये अट्रैक्शन फोर्स यहाँ आएगा, ये अट्रैक्शन फोर्स यहाँ आएगा, दोनों ऐड होगा तो ये आसानी से सॉल्यूशन तैयार करेगा, ये आसानी से सॉल्यूशन तैयार करेगा। यानी पोलर सॉल्वेंट होगा और पोलर सॉल्यूट होगा, तो लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन हम दूसरा इसमें और भी एग्जांपल से लेते हैं। सपोज दैट इसमें बी एग्जांपल यानी विलय एग्जांपल एक अमोनिया लेते हैं H3। तो अमोनिया में आपको बताना कैसे होगा। अमोनिया को भी हम घोलेंगे जल में H2O में, तो कैसे कैसे होगा? अमोनिया को NH2- H डेल्टा प्लस लिख सकते हैं, ठीक है, आपको अच्छे तरीके से पता है। और H2O की मैं बात करूं तो H2O को भी हम लिख सकते हैं डेल्टा H+ OH- आराम से लिख सकते हैं। अब ये देखिए क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, ये वाला अट्रैक्शन फोर्स इस पर आएगा, ये वाला अट्रैक्शन फोर्स इस पर आएगा, ठीक है। आप किसी भी तरह से कर सकते हो, क्रॉस भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हमने चार्ज को एक ही साइड लिख दिया, ठीक है ना। तो ये भी एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। अब आपको यहां पर देख रहे हैं NH3 भी आपका क्या है?
एक पोलर कंपाउंड है, गैस है, और HCl भी एक पोलर गैस है जो पोलर सॉल्वेंट में H2O में आराम से घुल जाता है। समझ गए होंगे। यदि ध्रुवीय विलायक और विलय दोनों होगा तो द्रव में गैसों की विलयता बढ़ेगी। यानी गैस भी ध्रुवीय होना चाहिए और द्रव भी ध्रुवीय होना चाहिए, तो आराम से गैस द्रव में गैस की विलयता क्या होती है, बढ़ जाती है। समझ में आ गया होगा। अब दूसरे इसमें एग्जांपल देते हैं। ये H2O में जितना HCl घुला है, ये NH3 घुला है, उतना O2 नहीं होगा, ना ही N2 होगा, ना ही H2 होगा। ये सब के सब H2O में डिसॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये अध्रुवीय है और ये ध्रुवीय है। इससे पहले वाला भी वीडियो में आपको इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया, जाके वॉच करने आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं O2 नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। हाँ, O2 कुछ मात्रा में रहता है, जितना जरूरत है उतना घुला रहेगा, लेकिन हम जितना चाहेंगे घुला हुआ होना चाहिए उतना नहीं होगा। ठीक है, इसके बारे में पहले ही बता चुके। जैसे मछली जल में जिंदा रहती है, क्यों रहती है? क्योंकि पानी के भी नीचे कुछ पेड़ पौधे होते हैं, चाहे वो समुद्री घास हो, चाहे समुद्री पेड़ पौधे हो, वो भी फोटोसिंथेसिस करते होंगे, प्रकाश संश्लेषण करते होंगे, जिसके कारण O2 छोड़ता हो तो वो पानी में घुल जाता है। लेकिन हम पानी में घुलाना चाहे O2 को तो नहीं घुलेगा, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो समझ गए होंगे। नॉन पोलर या पोलर कभी नहीं डिसॉल्व होगा, और यदि यहाँ पर पोलर होगा और ये भी पोलर होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट आप इसको चाहेंगे नोट करना तो नोट कर लेंगे, हम अगला पॉइंट लेकर के चलेंगे। ठीक है, वो आपका टेम्परेचर है, ताप। बड़े बारीकी से समझो, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल वीडियो को कंटिन्यू देखो तब समझ में आएगा, छोड़ छोड़ के देखोगे तो फिर समझ नहीं आएगा। टेम्परेचर, आप क्या टेम्परेचर, ताप को हम इस सॉल्यूशन में लेकर के हीट कर दे इसको। ठीक है, इसको जैसे हीट करना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, आप आइडिया लगाओ। यानी ये जो द्रव में गैस घुला हुआ है, ये गैस जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा ना कि ये टेम्परेचर लेकर के इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, गैस की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, क्योंकि जब गर्म करेंगे तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ऑलरेडी ये पहले से मूव करा और इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और हीट कर रहे तो इसके पास गतिज ऊर्जा और बढ़ जाता है। तब क्या होता है ना कि इससे वाष्प निकलना स्टार्ट होता है, यानी कि इससे जो गैस है वो निकलना स्टार्ट कर देगा। अब लिक्विड से गैस निकल रहा, इसका मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी घट रही है, इसकी विलयता घट रही है। ताप के बढ़ाने से विलयता घटेगा और ताप को कम रखने से विलयता इसमें क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आपको इसका एक एग्जांपल देते हैं कि कोको कोला यानी कोल्ड ड्रिंक्स को फ्रीज में जो रखा जाता है, तो वहां पर जब नॉर्मली खोलते हैं तो आप देखते हैं CO2 गैस आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब धूप में रखने के बाद उसको खोलेंगे तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ है, यानी कि वो निकलने के लिए वेपराइज, यानी वो निकलने के लिए तैयार रहता है। जब ठंडा रहता है उस समय आपको बिना डुलाए यदि उसको खोलते हैं तो वो पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, टेम्परेचर को यदि हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को यदि क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो ये जो सॉल्युबिलिटी होती है वो घट जाती है, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा, ये क्या होगा, घटेगा। अब सवाल है कि इसमें डेल्टा जी, थर्मल केमिस्ट्री में आपको बताया, थर्मोकेमिस्ट्री में डेल्टा जी का मान यदि निगेटिव होगी तो निगेटिव कब होगा, जब टेम्परेचर लो होगा। टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, देन ये निगेटिव होगा। जब निगेटिव होगी तो याद रखेंगे टेम्परेचर लो होगा तो सॉल्युबिलिटी इसकी बढ़ेगी। समझ में आ रहा, टेम्परेचर लो होगा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी को हम ऐसे लिखे हैं। लेकिन जब डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब इसकी फ्री एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, उस समय टेम्परेचर की मैं बात करूं, टेम्परेचर हाई होगा। जब टेम्परेचर हाई होगा सॉल्युबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लेकर के चलते हैं। आपको हम पीछे बताए हुए हैं 11th में थर्मोकेमिस्ट्री में, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो एक बार थर्मोकेमिस्ट्री का ये इक्वेशन को देख लेंगे। आपको बताया डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच के बारे में बताया हुआ है। अब यहाँ पर डेल्टा एच यदि ऊष्माक्षेपी होगा, एक्सोथर्मिक होगा, ऊष्माक्षेपी होता तो हमेशा याद रखेंगे डेल्टा एच का मान निगेटिव होता है, क्योंकि इसे हीट रिलीज होता है, रिलीज होता तो घटेगा, घटेगा मतलब माइनस होगा। ठीक है, और डेल्टा
H निगेटिव तो डेल्टा S भी निगेटिव होगा। इस चीज को आप याद रखना। यदि ऊष्मा शोषी होगा, ठीक है, ऊष्मा शोषी होगा, ये एक्सोथर्मिक है, ये इनोथर्मिक है, इनोथर्मिक, आप दोनों को याद रखेंगे। तो इसमें डेल्टा H की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होती है और डेल्टा S की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। यदि ये दोनों पॉइंट आपको याद रहेगा ना तो वो मैथमेटिकल पोर्शन आपको आराम से समझ में आ जाएगा। मस्ट बी इंपॉर्टेंट। यदि ऊष्माक्षेपी होगी तो डेल्टा H का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। अब क्या करो, मान लेते हैं कि ऊष्माक्षेपी है, उसमें उससे निकल रहा है या उसका क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको उठा करके यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। एक नंबर के लिए लेकर चलते हैं, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H, देख सकते हैं, राइट ना। अब इसका भी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस T माइनस डेल्टा S, ऐसा लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो डेल्टा G बराबर माइनस डेल्टा H माइनस माइनस प्लस डेल्टा T डेल्टा S। अब आपको बताना कि टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं ना, ये टर्म बढ़ रहा है, बढ़ा तो प्लस वाला ज्यादा हो जाएगा, माइनस वाला कम हो जाएगा। यदि कैलकुलेट करेंगे इस सबका तो फाइनली इसका रिजल्ट आएगा डेल्टा G इज इक्वल टू पॉजिटिव, डेल्टा G इज इक्वल टू पॉजिटिव। यदि डेल्टा G का मान पॉजिटिव होगा तो आप देखेंगे टेम्परेचर क्या हो रहा, हाई हो रहा है, यानी ताप बढ़ रहा है। ताप बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। दैट्स क्लियर। अब दूसरा पॉइंट को हम लेकर के चलते हैं, बिल्कुल केयर करेंगे। जो बच्चे नहीं पढ़े बिल्कुल आराम से देखेंगे, समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं, केवल मैथमेटिकल पोर्शन इसमें। अब इसमें देते वही इक्वेशन को लगाना, फ्री एनर्जी वाला, गिव्स एनर्जी इसको बोलते हैं। डेल्टा G वाला क्या होता है, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अब इसमें देखेंगे कि इसमें ऊष्मा शोषी के लिए, इनोथर्मिक के लिए अब लगाना है आपको, डेल्टा H का वैल्यू इसमें पॉजिटिव, डेल्टा S का भी वैल्यू पॉजिटिव, दोनों होता रखिए। तो डेल्टा G बराबर पॉजिटिव डेल्टा H, सॉरी माइनस T पॉजिटिव ही रहेगा डेल्टा S। अब देखते हैं डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अब क्या करते हैं, टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं। टेम्परेचर को यदि हम बढ़ाएंगे तो याद रखें तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव होगा तो दैट्स मींस एक समय ऐसा आएगा कि हम कितनों टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि इसकी वैल्यू ऑलवेज बड़ा होगी और इसकी वैल्यू छोटा हो जाएगी। तो पॉजिटिव छोटा होगा, निगेटिव बड़ा होगा। पॉजिटिव क्या होगा, छोटा हो जाएगा, निगेटिव क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यदि ऐसा टर्म हुआ, निगेटिव बड़ा हो गया और पॉजिटिव छोटा हो गया, अब कैलकुलेट करो, मन में कैलकुलेट करो इसको, क्या होगा, डॉट डॉट डेल्टा G की वैल्यू ऑलवेज निगेटिव होगी। डेल्टा G की वैल्यू यदि निगेटिव होगी तो आप याद रखेंगे टेम्परेचर लो होगा, टेम्परेचर लो होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। दैट्स क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे तो ज्यादा आपके लिए आसान होगा इसको समझना, ओके। तीसरा जो पॉइंट है वो VVI भी है, क्योंकि इसी पर हेनरी काम किया था, प्रेशर है। प्रेशर है, दाब भी इसको आप ये बोलोगे। प्रेशर अब सिंपल है कि प्रेशर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, पहले ही बता चुके हैं कि इसमें हम यदि गैस को घुलाएंगे, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, डायरेक्टली हो जाएगा, है ना। डायरेक्टली क्या होगा, दाब को बढ़ाने पर गैस की विलेयता द्रव में बढ़ेगी, एकदम बढ़ेगी, एकदम लिमिट तक जाएगी, ठीक है। इसका मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा सॉल्युबिलिटी, इसको याद रखना, ठीक है। और इसमें क्या होगा, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इसकी घट जाएगी, प्रेशर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपको बता दें टेम्परेचर को बढ़ाते हैं सॉल्युबिलिटी घट जाती है, राइट ना। इसमें आपको क्लियर हो जाएगा, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो भाई मेरे सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर। और इसके बारे में कुछ करना नहीं है। अब इन तीनों को आप आराम से याद रखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपका बनने वाला, ठीक है। तो आप तत्काल इसको नोट करोगे, फिर मैं आगे चलता।
सो गाइस, हेनरी के लॉ के बारे में आपको अभी बताना है। तो थर्ड जो पॉइंट बताए थे आपको अभी जस्ट, प्रेशर को बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो इसी के कई सारे क्वांटिटी के हिसाब से ये बताया था। जैसे कि हम लोग अभी जान रहे हैं थोड़ा वाटर में CO2 घुला हुआ रहता, हमारे ब्लड में O2 घुला हुआ है। ऑन द सेम वे प्लेडियम धातु में आपको पता है H2 घुला हुआ है। तो इस तरह से देखते हैं ना कि यह है क्या है ना कि गैस में द्रव का सॉल्यूशन तैयार कर रहा है। गैस में द्रव सॉल्युबल होता है। तो उसी के बारे में हेनरी बताया था कि दिए गए ताप पर गैस की जो मात्रा विलायक में यानी द्रव में विलय होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं उसके पार्शियल प्रेशर के, आंशिक दाब के। मैं ये भी बोल सकता हूं गैस किसी लिक्विड के सरफेस पर जब पार्शियल प्रेशर लगाते हैं तो उसमें जो गैस की विलेयता होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, पार्शियल प्रेशर की। ऐसा हेनरी ने बताया था 1883, विलियम हेनरी ने इसके बारे में बताया था। अब इसको हम फिगर से क्लियर करें। सपोज दैट यहां पर आपको मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं, इसमें गैस के पार्टिकल्स को डिसॉल्व करना है, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा इसमें लिक्विड एंड गैस। अब इसको डिसॉल्व करेंगे तो इसके ऊपर से प्रेशर को डालना पड़ेगा, ठीक है, पार्शियल प्रेशर। तो जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। थर्ड पॉइंट में हमने बताया था। तो यहां पर सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन के टर्म कई सारे बताए थे। मोलरिटी होती है, मोलरिटी होती है, मोल फ्रैक्शन होता है, नॉर्मलिटी होती है, फॉर्मेलिटी होती है। आपसे क्वेश्चन, ऐसा कौन सी सांद्रता है जिसमें दोनों का मात्रा लिया जाता है, विलायक का भी विलय का भी? ये पांचों है, पांचों में से आपको बताना है, पांच ही लेके इसी में से आपको बताना है। दोनों का मात्रा लिया जाता है, ठीक है, और वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, एक आपको हिंट से मैं कर दिया, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होना चाहिए और दोनों का मोल भी उसमें होना चाहिए। सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। टेम्परेचर डिपेंडेंट, मोलरता होता है, नॉर्मलता होता है, फॉर्मलता होता है। कौन कौन नहीं होता है? मोलरता नहीं होता है और मोल अंश नहीं होता है। ये दोनों में मैं बात करूं इसमें केवल विलय का मोल होता है। मोल अंश की मैं बात करूं तो इसमें विलायक और विलय दोनों का मोल अंश होता है। तो किसको लिया गया है? तो मोल अंश को लिया गया हेनरी के नियम में। अब समझ में आपको क्लियर आ जाएगा, ठीक है, कि इसका मैं डेफिनेशन लिखूंगा तब आगे क्लियर करूंगा। ओके, तो लुक एट डेफिनेशन। किसी दिए गए ताप पर गैसों की विलेयता विलायक में उसके आंशिक दाब के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। एट ए गिवन टेम्परेचर the solubility of gases solvent liquid is directly to the partial pressure of the gases, राइट ना। अब यदि ये डिफिनेशन की मैं बात करूं तो गैसों की विलेयता विलायक में उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है। तो विलेयता यहां पर किसको लेना? मोल फ्रैक्शन को लेना, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर यहां पर P आपको लेना है। तो इसके हिसाब से पार्शियल प्रेशर जो होगा
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्युबिलिटी का। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसका होगा? सॉल्युबिलिटी का। तो P प्रोपोर्शनली टू सॉल्युबिलिटी सोल्यूट का x भी हो जाएगा क्या? x भी लिख सकते हैं, b का मोल फ्रैक्शन निकलना हमको। तो P इज इसको हटाएंगे तो P इज इक्वल टू KH इंटू XB। अब सवाल है कि ये KH हेनरीज कांस्टेंट हो गया, ये आपका सॉल्युबिलिटी हो गया सोल्यूट का, और ये आपका पार्शियल प्रेशर हो गया। ठीक है, यही तो हेनरी बताया था, यही हेनरी मैंने बताया था। अब क्या करते हैं ना कि इसको कांस्टेंट कर देते हैं। यदि इसको कांस्टेंट कर देते हैं तो मींस ऑफ दैट ये इधर आपका क्या है इनटू में, इस साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। P इज इक्वल टू कांस्टेंट, सपोज दैट इसको हम कांस्टेंट कर देते हैं तो आप कह सकते हो 1 बाई KH इज इक्वल टू XB कह सकते हैं। XB बोले तो ये सॉल्युबिलिटी है, आप याद रखेंगे XB आपका सॉल्युबिलिटी है, इसको आप याद रखेंगे। तो आप ये भी बोल सकते हैं यदि KH का मान हेनरीज कांस्टेंट का मान यदि बढ़ाते हैं, ठीक है, तो भाई मेरे XB का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। XB का मान क्या होगा? किसी भी गैस के लिए यदि KH का मान बढ़ाएंगे तो XB घट जाएगा। नोटेड पॉइंट है, इससे सवाल आता है, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। KH की वैल्यू बढ़ती है, सॉल्युबिलिटी घटती है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, और इसे भी क्वेश्चन डालेंगे हम, क्लियर, आप देख लेंगे। अब है सवाल किसमें, इससे पहले आपको बताए थे यदि टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? घटती है। टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, बैक थोड़ा जाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? घटती है। तो भाई मेरे यहां पर देखेंगे KH को भी यदि बढ़ाते हैं, ठीक है, KH को भी यदि बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है? घट रही है। उल्टा है ना, उल्टा है, KH को बढ़ाते हैं सॉल्युबिलिटी घट रही है। तो यानी कि ये दोनों सेम टू सेम टर्म है। तो आप क्या कर सकते हो, यदि टेम्परेचर को भी बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। एट सेम केस में क्या होगा? सेम केस में टेम्परेचर को यदि बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अब यदि समान टेम्परेचर पर अलग अलग गैस लेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी का मान अलग अलग आएगा, इसका KH का भी मान अलग अलग होता है। एनसीईआरटी में आप बुक में देखेंगे, इसका टेबल दिया गया है, सो मच इंपॉर्टेंट, आप उसको याद रखेंगे। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट मैं इसी में क्लियर कर दूं, ये तीनों पॉइंट काफी क्लियर होगा। ओके, इसमें तीसरा पॉइंट क्या है ना कि इसमें KH का जो वैल्यू है, KH का वैल्यू डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉल्यूट, यानी KH का मान निर्भर करेगा विलय के प्रकृति पर। तो विलय का प्रकृति, तो विलय के प्रकृति पर निर्भर करेगा। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आप क्लियर कर लेंगे। हेनरीज के लॉ में बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं, स्टूडेंट गड़बड़ा जाते हैं कहां पर क्या करना नहीं करना है। तो ये हमने आपको बैक फॉरवर्ड में लेकर के बताया था, ठीक है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड में इसको समझ लेंगे, सीधा सीधी समझेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं। यही था आपका हेनरीज का लॉ, बहुत इजी था, छोटा टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लेंगे। हम आगे आप लोगों को इसके एप्लीकेशंस को पहले बताते हैं, देन इसका ग्राफ बताएंगे। ठीक है, सो गाइस, आप लोगों को भी बताएंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरी के नियम के कई सारे अनुप्रयोग है, मतलब छोटा छोटा यूजेज है, उसके बारे में आपको बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट जो होता है वो होता है आपका कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में CO2 को हाई प्रेशर पर रख करके उसको भरने का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सोडा जल में उच्च दाब पर CO2 गैस भरने में, क्लियर ना, यानी प्रेशर देंगे तब CO2 गैस उसमें ज्यादा से ज्यादा भरा जा सकता है। दूसरा क्या है ना कि हमारे बॉडी में जब ऑक्सीजन लेते हैं
तो कई सारे सेल एक्टिव हो जाते हैं और कई सारे सेल रिपेयर भी होते हैं। जब ऑक्सीजन लेते हैं तब ऐसी क्रिया होती है ना। तो शरीर में कई सारे सेल हैं, उसकी एक्टिविटी का पता करने में याद रखेंगे हेनरीज के एप्लीकेशन का यूज किया जाता है। तो मैं लिख सकता हूं इसमें कोशिकीय गतिविधि का पता लगाने में। ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया। और थर्ड जो पॉइंट है वो कई सारे क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं। थर्ड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। आप देखते होंगे जब कोई एवरेस्ट की चोटी पर जाता है तो उसके पीछे ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, उसमें मेनली 3 गैस का मिश्रण होता है। जब ऊपर जाता है तो उसके ऊपर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो आप याद रखेंगे आपकी सोचने की शक्ति घट जाती है, आप अपने आप को बहुत कमजोर फील करोगे, सोचने की शक्ति घट जाती है, कमजोर फील करोगे। तो यदि ऐसा बॉडी में आपको क्रिएशन होना शुरू हो गया तो इसको एक डिजीज बोला जाता है, यानी इसको एक प्रकार का रोग बोला जाता है जिसको एनॉक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनॉक्सिया। एनॉक्सिया बोलते हैं। ये एक प्रकार की बीमारी होती है, रोग होती है, ठीक है, डिजीज होता है। आप इसको याद रखेंगे। कब होता है? जब हम पर्वत पर चढ़ते हैं, चढ़ते बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ जाते हैं तो हमारे ऊपर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, सोचने की क्षमता घट जाती है, अपने आप को कमजोर फील करते हैं। इसलिए ये जो बीमारी होती है इसको एनॉक्सिया बोलते हैं। इसी में दूसरा पॉइंट होता है, इसका मैं दूसरा पॉइंट समझा रहा हूं। जब हम इस पृथ्वी से नीचे जाते हैं यानी समुद्र के अंदर जाते हैं तब क्या होता है? तब उल्टा होता है, हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। जब वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तो फिर हमारी जो मांसपेशी और जोड़ है उसमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस जो पेन होता है उसको जो महसूस करते हैं उसको बैंड्स बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? उसको बैंड्स बोला जाता है। याद रहेगा, बैंड्स समुद्र में अंदर जाते हैं तो हमारे मांसपेशी या जोड़ में पेन होता है, वैसे बीमारी को बैंड्स बोलते हैं। और जब हम पर्वत के ऊपर जाते हैं तो सोचने की शक्ति और याददाश्त, अपने आप को कमजोर महसूस करना, ये इस प्रकार का लक्षण होता है जिसको हम लोग एनॉक्सिया बोलते हैं। और ये दोनों बीमारी को खत्म करने के लिए वो सिलेंडर दिया जाता है। तो सिलेंडर में 3 टाइप के गैस का मिश्रण होता है, हीलियम का होता है, नाइट्रोजन का होता है और ऑक्सीजन का होता है। अब ये सबका क्या काम है उसको जरा सा समझा जाए। अब ये तीनों में हीलियम जो है ये जब गोताखोर नीचे जाता है ना तो उस समय जो उसमें पेन में महसूस होती है तो उसको एडवाइस किया जाता है ऑक्सीजन के साथ हीलियम लेने के लिए। तो सिलेंडर में तकरीबन 11.7% तक हीलियम ही भरा रहता है। सिलेंडर में हम देखते हैं जब गोताखोर जाता है तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम का अनुकरण करके वो श्वसन की क्रिया करता है जिसमें 11.7% हीलियम रहता है। अब दूसरा क्या है ना कि जब कोई पर्वतारोही ऊपर जाता है यानी पहाड़ के ऊपर जाता है तब उसकी सोचने की शक्ति जो घट जाती है तो उसमें उस बीमारी को, एनॉक्सिया बीमारी को जो इंड करता है वो नाइट्रोजन करता है। तो नाइट्रोजन लगभग 5.2% होता है, रेस्ट जो बचा 2.1% वो ऑक्सीजन होता है। सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा तीनों गैस का उसमें मिश्रण होता है, कितना परसेंट कौन सा होता है आपको समझ में आ गया। यदि ये मिश्रण हो तब जाकर के पर्वत पर जाते हैं तो ये बीमारी नहीं होती है। जब हम समुद्र के अंदर जाते हैं तो जोड़ में या मांसपेशी में जो खिंचाव या दर्द महसूस होता है वो नहीं होता है। इस ये दोनों काम करता है, दोनों अलग अलग के लिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ था। अब इसका ग्राफ देखेंगे किस टाइप का होता है हेनरीज लॉ का। अब इसका ग्राफ देखेंगे, हेनरी का ग्राफ किस टाइप का होता है, ठीक है। आप क्लास 10 में पढ़े होंगे 3rd चैप्टर में y = mx के बारे में। यह इसका फुल इक्वेशन होता है y = mx + c के बारे में। ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। यहाँ पर ये y एक्सिस है और ये क्या आपका x एक्सिस है, ठीक है। अब मैं आपको बात करूं हेनरीज के नियम में P = kh × xv, ठीक है। P बराबर क्या होगा kh × xv। तो P यहाँ पर क्या है? P इसका पार्शियल प्रेशर है, आंशिक दाब है, kh क्या है? हेनरीज कांस्टेंट है और xv क्या है?
विले का मोल अंश। दैट्स क्लियर, ये समझ में आ गया। अब इसका मैं ग्राफ बना रहा हूं तब क्लियर हो जाएगा। ग्राफ में किस एक्सिस पर हम क्या लेंगे, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सो गाइस ऊपर में हम लिखे हुए हैं y इज इक्वल टू mx, तो y एक्सिस पर हम लेंगे पार्शियल प्रेशर को, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। उसके बाद m के स्थान पर लेंगे हेनरीज के कांस्टेंट को और x एक्सिस पर लेंगे xb को, ठीक है। अब यहां पर हम xb को बढ़ाते हैं, ये ऑरिजिन है, और यहां पर हम पार्शियल प्रेशर को बढ़ाते हैं। दोनों को बढ़ाएंगे तो बताते हैं ना, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। इसका मतलब सीधा सी बात है, दोनों बढ़ रहा है तो दोनों का ग्राफ यदि निकालेंगे तो क्या होगा, एक स्लोप निकलेगा। देख रहे हैं दूसरा पॉइंट, इसका भी दूसरा पॉइंट, इसका तीसरा पॉइंट, इसका भी क्या होगा, तीसरा पॉइंट। इस तरह से तीनों पॉइंट को यदि हम ओरिजिन से लेकर चलते हैं तो यह एक स्लोप में निकल जाता है ना। यही स्लोप आपका क्या है ना कि KH है, हेनरीज कांस्टेंट है। इस स्लोप को आप किसी एक जगह पॉइंट करके इसका वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। सपोज दैट हम इसको यहां पर पॉइंट कर दिए, यहां से यहां तक m हो गया, यहां से यहां तक इसका p हो गया, ठीक है। तब जाकर के इसका यदि हम निकालेंगे तो यहां से यहां तक ये क्या कहलाएगा, ये OP ही तो कहलाएगा। यहां से यहां तक क्या कहलाएगा, OM तो कहलाएगा, है ना। अब यदि इसको हम थीटा सपोज कर लें, ठीक है, क्या सपोज कर रहे हैं, थीटा सपोज कर रहे हैं, तब आप पढ़े होंगे tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है कि नहीं होता, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने ये है ना आपका, क्या है, इसका नाम है OP, इसका नाम है OM, लिख सकते हैं ना। ये जो एक स्लोप बना है, इसी स्लोप को KH बोलते हैं। इस स्लोप को हम क्या बोलते हैं, KH हेनरीज कांस्टेंट बन गया। समझ में आ गया होगा। इसका ग्राफ में कुछ नहीं है, ठीक है, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे, जरूरत पड़ेगा कहीं पर इसे क्वेश्चन आप बनाओगे, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा स्लोप, इसका स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका KH। स्ट्रेट फॉरवर्ड में समझ लीजिए, सीधा सीधी समझिए, कुछ नहीं है इसमें। तो एप्लीकेशंस देख लिए, इसका ग्राफ देख लिए, इसका आप नियम भी देख लिए क्या है। आगे आपका है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, ठीक है। इसके बाद जो मैं बताऊंगा वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI है वेपर प्रेशर, और उसमें राउल्ट का लॉ होगा, ठीक है। अब आपको मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा हूं, स्टार्ट नाउ। सो गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो बच्चे पिछले वीडियो में क्वेश्चंस बनाए हैं और लगातार ललितेश देखते हैं, वो बना रहा, हरितिक बना रहा, और कुछ बच्चे का कमेंट करना सर दिखाई नहीं देती है, सर आपके इधर नेट स्लो होगा। और जिन बच्चे को स्पष्ट और भी पता नहीं चले छोटा वर्ड, तो वो जूम कर लेंगे, ठीक है, और कुछ भी आपको नहीं करना है। तो लेक्चर नंबर सॉल्यूशन का 1 से लेकर के अभी तक जो आपको पढ़ाया है 6 तक का, उससे क्वेश्चन डालेंगे, टेस्ट लेंगे, और उस टेस्ट में जो अच्छा मार्क्स लाएंगे उसको मैं आगे रखूंगा और कुछ प्रोत्साहित भी करूंगा। तो जो बच्चे लगातार 1 से लेकर के 6 तक के लेक्चर का वीडियो नहीं देखे हैं, 1 से लेकर 6 तक का वीडियो भी देख लेंगे,
उसके लास्ट में जो क्वेश्चन देते हैं उसको भी बना लेंगे। क्वेश्चन आपका लेक्चर से रहेगा, उससे बाद एक भी क्वेश्चन नहीं डालेंगे। तो टेस्ट मस्ट बी इंपॉर्टेंट। मैं पिछले भी चैप्टर में बोला था टेस्ट लूंगा और लिया था, इस चैप्टर में भी बोल रहा हूं लूंगा तो मतलब लूंगा। तो मैं कल जो वीडियो डालूंगा वो डिपेंड रहेगा टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, और आपको क्वेश्चन बनाना है, टाइम देंगे, टाइम लिमिट के अंदर बनाना है, और ग्रुप में भी क्वेश्चन वो डाल देंगे, ग्रुप में भी टाइम लिमिट रहेगा, उसके अंदर ही सारे क्वेश्चंस को बनाने हैं। जब क्वेश्चन आप बनाओगे तो लेक्चर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब क्लास खुलेगी तो क्लास में भी आपको स्पष्ट बता दिया जाएगा। सो गाइस, जितने भी बच्चे वीडियो को वॉच कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। दो बच्चे वॉच नहीं कर रहे हैं, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं, ताकि जो बच्चे खर्च नहीं कर पाते हैं या जो घर बैठे हुए हैं वो भी पढ़ सके, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इसे हमको कोई लोभ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से घर बैठे पढ़ें जब तक क्लास आपका डिस्टर्ब चल रहा है, ठीक है। सो गाइस, टेस्ट में जरूर भाग ले, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इन्वॉल्व होने के लिए बोले। जितना ज्यादा स्टूडेंट इन्वॉल्व होगा, याद रखेंगे, आप उतने ही ऊपर जाएंगे, ठीक है। सो गाइस, आप 1 से लेकर के 6 तक का वीडियो का लेक्चर देख लेंगे और इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे, क्योंकि आगे जो टेस्ट होगा उसमें काफी इंपॉर्टेंट होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, समय से सिलेबस पूरा करो। मैं फिर बोल रहा हूं, डेली एक लेक्चर वीडियो जाता है, उसको कंटिन्यू वॉच करो, भागो नहीं, बहाना मत बनाओ। ओके, तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।